नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए और जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो ताकि बाकी लोग जो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग भी जुड़ जाएं। इसी के साथ जो लोग पहली बार चैनल पर हैं तो वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो इसी के साथ शुरू करेंगे आज के सेशन को और पहले प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। चलिए पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। तो 1757 में प्लासी के युद्ध के समय सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, बताइएगा। 1757 में देखो एक बात तो क्लियर है कि जो ये 1757 है, 1757 में प्लासी का युद्ध होगा और प्लासी के युद्ध के समय थे कौन? तो सिराजुद्दौला थे। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न बन जाता है किनके साथ विश्वासघात किसने किया है? हैदर अली ने किया है, मीर कासिम ने किया है, मीर जाफर ने किया है या फिर कासिम खान ने किया है? तो पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 1757 में जो ये प्लासी का जो ये युद्ध होगा, इस युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ कौन विश्वासघात करता है? तो पहले प्रश्न की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर। ठीक है, कौन थे? तो मीर जाफर जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला के सेनापति थे, ये 1757 में प्लासी के युद्ध में अपने नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी कर जाते हैं, विश्वासघात कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन है? अब देखो यहाँ पर प्रश्न बहुत अच्छा है, ध्यान से आप लोगों को देखते चलना है भाई। ठीक है, आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन है भाई? तो क्या करेक्ट आंसर होगा? देखो यहाँ पर अध्यक्षता करने की बात नहीं कर रहा है, आपसे संबोधित करने की बात कर रहा है। किसने कांग्रेस को संबोधित किया है, अध्यक्षता नहीं। ठीक है, तो क्या होगा? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित या फिर कादम्बिनी गांगुली। देखो एनी बेसेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की है। सरोजिनी नायडू की बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की है। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, कादम्बिनी गांगुली होगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा? तो कादम्बिनी गांगुली जो है इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ठीक है क्या किया है भाई? तो इन्होंने कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला हो जाएंगी, कादम्बिनी गांगुली हो जाएंगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने इस तरीके से है भाई। तो लोकपाल को नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? चलो इस प्रश्न का आंसर करो जल्दी से भाई। तो लोकपाल की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए जल्दी से सारे लोग बताना भाई क्या हो जाएगा? तो लोकपाल की नियुक्ति करने वाला पहला, विश्व का पहला देश कौन बना है ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा देश होगा? तो देखो फ्रांस होगा, स्वीडन होगा, चीन होगा या फिर जर्मनी होगा। कौन सा देश है जो दुनिया का, विश्व का पहला देश है जिसने क्या किया है? लोकपाल की नियुक्ति की है। तो तीसरे प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा स्वीडन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वीडन जो है पहला देश है जिसने लोकपाल की नियुक्ति की है। अगर हम लोग भारत में बात करेंगे तो देखो भारत में 1967 में, ठीक है 1967 में कौन सा? तो प्रशासनिक सुधार आयोग आएगा। ठीक है, कौन आएगा? तो प्रशासनिक सुधार आयोग आएगा। और ये क्या करेगा? जो ये प्रशासनिक सुधार आयोग आएगा भारत में 1967 में, ये क्या करेगा? तो ये लोकपाल की सिफारिश करता है। तो ये प्रशासनिक सुधार आयोग 1967, ये भी याद रखना। ठीक है, भारत के संदर्भ में। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है भाई। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो एजरा कप की बात हो रही है, बताइएगा। पोलो से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है या फिर नौका चालन से संबंधित है? एजरा कप ये किस खेल से संबंधित है? एजरा कप चौथे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है।
चलो, तो जितने लोग आंसर करते चल रहे हो भाई, बहुत अच्छी बात है, जल्दी जल्दी आंसर करते चलो, बहुत ही। और जितने लोग बाद में जुड़े हो सभी लोग सेशन को एक बार क्या कर दो भाई, सेशन को लाइक जरूर कर दो, सेशन को शेयर जरूर कर दो। बहुत अच्छे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो एजरा कप की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोलो हो जाएगा। ठीक है, देखो दो चीजें यहाँ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहला तो ये कि एजरा कप जो है ये किस खेल से संबंधित है, पोलो से है। दूसरी बात की जो पोलो खेल है, तो इस पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ध्यान रखना प्रत्येक पक्ष में 4-4 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, तो 4-4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में, तो ये बात भी आप याद रखना। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने इस तरीके से है, तो निम्नलिखित में से किस बल के कारण, 1 मिनट का समय दो भाई। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर हवाएं घूम जाती है, बताइएगा। तो पवनों की बात हो रही है, तो कौन सा बल होता है जिसके कारण क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं ये उत्तर की तरफ घूम जाएंगी और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं वो दक्षिण की तरफ घूम जाएंगी। तो कौन सा बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, कोरियालिस बल होगा, घूर्णन बल होगा या फिर आकर्षण बल होगा। तो कौन सा बल है, 5वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं, ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा बल हो जाएगा हमारा, तो कोरियालिस बल हो जाएगा। कोरियालिस बल के कारण क्या हो जाएगी, जो उत्तरी गोलार्ध की हवाएं हैं ये उत्तर की तरफ घूमती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध वाली हवाएं जो हैं वो दक्षिण दिशा की तरफ घूमती हैं। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा, और 6वां प्रश्न आपके सामने ये है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है भाई। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो भारत में वर्षा होती है वो किस मानसून के कारण होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पश्चिमी मानसून या फिर परवर्ती मानसून। कौन सा मानसून है जो भारत में क्या करेगा, सबसे ज्यादा वर्षा करवाता है। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे, 6वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। देखो ये हमारे भारत की स्थिति है, और ये जो बंगाल जो ये आपका अरब सागर से जो मानसून उत्पन्न होता है। ठीक है, कहां से, अरब सागर से जो ये मानसून उत्पन्न होगा, और केरल में कहां पर, तो केरल में जो मालाबार तट पर टकरा करके वर्षा करता है, ये आपका कौन सा होता है, ये होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और ये भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर वर्षा करने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 7वें प्रश्न का आंसर करना है सभी लोगों को। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल कौन सा है। 7वें प्रश्न का आंसर करना है, बताना कि भारतीय शेरों की बात हो रही है तो भारतीय शेरों का कौन सा प्राकृतिक वास स्थल है, गिर गुजरात, सिमलीपाल उड़ीसा, मानस असम या फिर केवलादेव राजस्थान। तो देखो शेरों की बात हो रही है, शेरों की, बताइएगा कौन सा स्थान है जहां पर आपको शेर मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गिर हो जाएगा। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है और ये भारतीय शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे मानस की, तो देखो काजीरंगा और मानस ये दोनों कहां पर हैं, असम में है, और किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं। ठीक है, किसके लिए, तो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध हैं काजीरंगा में, और मानस जो कि कहां पर है, असम में है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न का आंसर करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आज के सेशन में, 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को लाइक कर दो भाई, सेशन को शेयर जरूर कर दो। ठीक है, चलो जल्दी से सारे लोग आ जाना भाई, 1 मिनट का समय दो भाई। और चलो बताना यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो लघु संविधान किसे कहा जाता है, जल्दी से सारे लोग बताना कौन सा संशोधन होगा जिसको लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 61वां संशोधन या फिर इनमें से कोई नहीं। 8वां प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, कौन सा संशोधन है जिसे लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा 42वां संशोधन हो जाएगा। अच्छा 42वां संशोधन क्यों है भाई, देखो 42वें संशोधन के द्वारा देखो बहुत सारे काम किए गए।
प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे 42वें संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो 42वें संशोधन के द्वारा ही क्या किया गया था, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो ये कुछ कार्य हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 42वें संशोधन के द्वारा किए गए हैं, इसीलिए 42वें संशोधन को हम लोग क्या करते हैं, लघु संविधान कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। अगला प्रश्न आपके सामने इस तरीके से है, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? ढिंग एक्सप्रेस की बात की जा रही, बताइएगा कौन सी महिला खिलाड़ी है जिसको ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं? मैरी कॉम, दुती चंद, हिमा दास या फिर लवलीना? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 9वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, कौन सी महिला है, कौन सी महिला खिलाड़ी है, महिला एथलीट है जिसको ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं? 9वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमा दास। ठीक है, कौन हो जाएंगी? तो हिमा दास हैं जिनको ढिंग एक्सप्रेस के नाम से हम लोग जानते हैं। जितने लोग आंसर करोगे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। हिमा दास कौन है? तो ये एथलीट है, धाविका हैं और इनको ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, चुनाव आचार संहिता जो होती है, जो चुनाव आदर्श संहिता होती है, इसका उल्लंघन करने वाले जो होते हैं, ठीक है, जो चुनाव आचार संहिता है, ठीक है, या फिर जो चुनाव कहेंगे आदर्श संहिता है, तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका उल्लंघन करने वाले जो उम्मीदवार होते हैं या फिर जो पार्टियां होती हैं जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करती हैं, तो इनको सजा देने का अधिकार किसका है? चुनाव आयोग का है, राष्ट्रपति का है, प्रधानमंत्री का है या फिर न्यायपालिका का है? तो किसका हो जाएगा बताइएगा? चुनाव आदर्श संहिता का उल्लंघन करने वाले जो उम्मीदवार हैं, जो पार्टियां हैं, उनको सजा देने का अधिकार किसका होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, चुनाव आयोग का होता है। ठीक है, कौन सजा देगी? तो चुनाव आयोग सजा देती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। चलिए 11वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो पद्मश्री सुदर्शन पटनायक की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, किसकी बात करेंगे? पद्मश्री है, सुदर्शन पटनायक हैं, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? उपन्यासकार हैं, गोल्फ खिलाड़ी है, शास्त्रीय नृत्य हैं या फिर बालुका स्तूपकार है? बताइएगा। सुदर्शन पटनायक जो कि पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं, इनका संबंध किससे है? उपन्यासकार हैं, गोल्फ खिलाड़ी हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं या फिर बालुका कलाकार हैं? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 11वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बालुका कलाकार है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बालुका कलाकार है। रेत से ये क्या करते हैं? कलाकृतियों का निर्माण करते हैं, जो समुद्री बालू है उससे कलाकृतियों का निर्माण करते हैं और पद्मश्री से सम्मानित भी है सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला एकदम क्लियर हो जाएगा भाई, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। तो 12वें प्रश्न का आंसर करना है, कौन सा शहर है जो सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है? बताइएगा कौन सा क्या हो जाएगा भाई? तो कौन सा आपका शहर हो जाएगा जो क्या किया जाता है, जो सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है? आगरा को, हैदराबाद को, मैसूर को या फिर चेन्नई को? कौन सा शहर है जिसको हम लोग सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जानेंगे? करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करते चलो भाई। धुआंधार 50 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे और ध्यान रखना, आपके जो पेट का जो पेपर होने वाला है, जो आपका 2023 का पेपर होने वाला है पेट का, उसका लेवल भी यही रहने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है? तो उस पेपर का लेवल यही रहने वाला है। देख लो क्या लेवल रहेगा, किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसूर हो जाएगा। ठीक है, तो किस शहर को सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है? तो मैसूर को जाना जाता है, जो कि कहां पर पड़ेगा? जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? भाई बताइएगा कौन सा राज्य है जहां पर गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में माना जाता है? केरल, राजस्थान, असम या फिर हरियाणा? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 13वें प्रश्न का आंसर करो भाई। देखो प्रश्न इसी तरीके के आने वाले हैं आपके पेट के एग्जाम में भाई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो डेली हम लोग पेट के लिए एक सेशन लेकर के आते हैं, 25 से 30 क्वेश्चंस को करते हैं और ये 30 के जो 25 या 30 प्रश्न आप यहाँ पर करते हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, निश्चित रूप से वहां से आपको बहुत सारे प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो बताइएगा कौन सा भारतीय राज्य है जहां पर क्या हो जाएगा? गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में माना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी,
असम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो असम हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर करोगे भाई, अगले प्रश्न का आप लोग आंसर करोगे। तो कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? अब देखो ये कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का क्या है? पहला है। और अगर कोई काम पहली बार हो रही है, कोई देश कोई कार्य पहली बार कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो बताइएगा कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? स्वीडन है, न्यूजीलैंड है, ब्राजील है या फिर फ्रांस है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 14वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो भाई। तो कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन जाएगा? जल्दी से सारे लोग बताना भाई, कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश स्वीडन है, न्यूजीलैंड है, ब्राजील है या फिर फ्रांस है? 14वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14वें प्रश्न की बात करेंगे, कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, न्यूजीलैंड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। 15वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। भारत में रुपए का पहली बार अवमूल्यन किस वर्ष में किया गया है? बताइएगा, भारत में रुपए का पहली बार अवमूल्यन किस वर्ष में किया गया है? तो 1949 में, 1966 में, 1972 में या फिर 1990 में? भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया है? चलो 15वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना भाई। भारत में रुपए का पहली बार अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? जब आपके अपने देश की जो मुद्रा है, ठीक है, जो अपने देश की मुद्रा है उसको क्या कर दिया जाए? अंतरराष्ट्रीय मूल्य से कम कर दिया जाए, तो वो क्या होता है? वो अवमूल्यन कहलाता है। किस वर्ष में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहली बार अवमूल्यन कब किया गया है? तो 1949 में किया गया है। ठीक है, कब किया गया? तो 1949 में पहली बार अवमूल्यन किया गया। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेशन अगर आपको शानदार लग रहा हो, बढ़िया लग रहा हो, मजेदार लग रहा हो, महत्वपूर्ण लग रहा हो, तो सेशन को लाइक जरूर कर दो दोस्तों, सेशन को शेयर जरूर कर दो एक बार। चलिए अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? भाई पीयूष ग्रंथि की बात हो रही है, बताइएगा कहां पर होती है पीयूष ग्रंथि? हृदय के आधार में, मस्तिष्क के आधार में, गर्दन में या फिर उदर में? क्या होगी भाई? पीयूष ग्रंथि कहां पर होती है? देखो पीयूष ग्रंथि जो होती है इसको हम लोग और क्या करते हैं? तो इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और ये आपको कहां पर देखने को मिलेगी? तो मस्तिष्क के आधार में देखने को मिलेगी। ठीक है, कहां पर? तो मस्तिष्क के पास आपको ये ग्रंथि देखने को मिलेगी, पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार आज आप लोग आंसर कर रहे हो, बहुत ही एकदम लग रहा है आप लोग एकदम भयंकर तैयारी वाले मूड में हो, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। चलो अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मददगार कौन सा विटामिन होता है? कौन सा विटामिन है जो मानव के शरीर में क्या करेगा? संक्रमण को रोकने में मदद करता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? अच्छा यहाँ पर देखो जितने भी विटामिन है इनके रासायनिक नाम भी आप याद रखना। विटामिन ए की बात करेंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन बी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका नाम क्या हो जाएगा? तो इनका नाम हो जाएगा, विटामिन बी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका नाम हो जाएगा थायमिन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो है थायमिन। विटामिन सी की बात करेंगे तो इनका नाम क्या हो जाएगा? तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे विटामिन डी, तो डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, विटामिन डी के रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। तो ये रासायनिक नाम आप याद रखना, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। फिलहाल यहां पर प्रश्न का सही आंसर होगा विटामिन सी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो विटामिन सी मानव के शरीर में संक्रमण को रोकने में मददगार होता है। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17वें प्रश्न का ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए बताइएगा, कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? बताइएगा कौन सा कर है?
कौन सा कर है जो केंद्र सरकार नहीं लगाती है? उपहार कर नहीं लगाती है, मनोरंजन कर नहीं लगाती है, व्यक्तिगत आय कर नहीं लगाती है, या फिर निगम कर नहीं लगाती है? कौन सा कर है जो केंद्र सरकार नहीं लगाती है? 18वें प्रश्न का आंसर करना है। बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर के आया हूं और देखना निश्चित रूप से यहां से प्रश्न अगर नहीं आपके एग्जाम में बनता है तो फिर मुझे बताना, ठीक है। तो एक एक प्रश्न बहुत छांट करके, बहुत चुनिंदा चुने हुए प्रश्न लेकर के आया हूं। आज आपके सेशन में 50 बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन जो है क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो जल्दी से बताओ कौन सा कर है जो केंद्र सरकार नहीं लगाती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा, मनोरंजन कर। ठीक है, मनोरंजन कर कौन लगाता है? तो ये राज्य सरकार लगाती है भाई, ठीक है। जो आप मूवी देखने जाते हो, फिल्मों के टिकट कटवाते हो, या फिर जो पार्क वार्क में घूमने जाते हो, तो आपके ऊपर जो कर लगता है वो आपका क्या होता है? मनोरंजन कर होता है, जो कि कौन लगाती है? राज्य सरकार लगाती है। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 19वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। तो बताइएगा, देखो फिजिक्स से क्वेश्चन है। क्या प्रश्न क्या आपसे पूछ रहा है? किसी वस्तु की गति और दिशा दोनों को साथ साथ व्यक्त करने के लिए कौन सी राशि का प्रयोग किया जाता है? चलो जल्दी से 1 मिनट रुक जाओ। चलो यहां पर मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। चलो अभी दिख रहा होगा, चलो जल्दी से बताना। तो अगर हम लोग बात करेंगे किसी वस्तु की अगर गति की बात हो, किसी वस्तु की गति की बात हो और दिशा की बात हो, तो दोनों को साथ में व्यक्त करने के लिए कौन सी राशि का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो आपने अदिश राशि और सदिश राशि दोनों पढ़ी होगी। तो जहां पर गति और दिशा दोनों की बात होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। और यहां पर बताओ सदिश राशि कौन सी हो जाएगी? चाल होगा, त्वरण होगा, वेग होगा, संवेग होगा। 19वें प्रश्न का सारे लोगों को आंसर करना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। 19वें प्रश्न की बात करेंगे तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर करते चलो। बिल्कुल बहुत अच्छे। देखो जितने लोग ऑप्शन सी करोगे, वेग करोगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। वेग आपकी कैसी हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। गति के साथ दिशा दोनों की बात होगी। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है। चलिए प्रश्न देखिएगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है भाई? तो बताइएगा, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? लखनऊ, नई दिल्ली, राजमुंद्री या फिर चेन्नई? कहां पर होगा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान? चलिए 20वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजमुंद्री हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो राजमुंद्री जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जितने लोग आंसर कर रहे हो बिल्कुल बहुत अच्छे, शानदार, जानदार, बहुत अच्छे। ऑप्शन सी यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा भाई। ठीक है, साई प्रणीत किस खेल से संबंधित है भाई? ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। साई प्रणीत जो है ये किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से, बैडमिंटन से, स्नूकर से या फिर हॉकी से? 21वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो भाई। साई प्रणीत जो है किस खेल से संबंधित है? तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे 21वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन यहां पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बैडमिंटन से। साई प्रणीत किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेशन में लास्ट तक बने रहना दोस्त मेरे भाई, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। एकदम बिल्कुल परेशान मत हो, एकदम बढ़िया वाली तैयारी, एकदम भयंकर वाली करनी है ना 2023 में। ठीक है, 2023 में एक सीट पक्की करनी है। अब की बार कोई बहाना नहीं। ठीक है, अब की बार क्या होगा? 2023 में हम नहीं, हमारा रिजल्ट बोलेगा। तो बताइएगा कौन सा तबला वादक है? निम्नलिखित में से कौन क्या है? तबला वादक है। बताना क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? इनमें से कौन तबला वादक है? अल्लाह रखा, हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित रविशंकर या फिर एस बालाचंद्रन? 22वें प्रश्न का सारे लोगों को आंसर करना है। हम नहीं बोलेंगे, हमारा रिजल्ट बोलेगा इस बार। तो बताइएगा क्या होगा? लास्ट तक बने रहना, बहुत ही शानदार प्रश्नों को करवाऊंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो कौन तबला वादक है? यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अल्लाह रखा जो है ये क्या है? तो ये तबला वादक है। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ठीक है, न सावन सूखे न भादो हरे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? चलो हिंदी का प्रश्न करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न बताना। ठीक है, न सावन सूखे, सावन सूखा नहीं और भादो जो है वो हरा नहीं भाई। ठीक है, तो क्या होगा? तो सदैव दुखी रहना, सुख दुख का भेद ना जानना, सदैव एक ही मानसिक स्थिति में रहना, सदैव प्रसन्न रहना। क्या होगा? न सावन सूखे न भादो हरे। ठीक है, तो मुहावरे का अगर हम लोग बात करेंगे, करेक्ट अर्थ क्या हो जाएगा? सदैव एक ही मानसिक स्थिति में रहना, कोई बदलाव नहीं। ठीक है, सावन हो या भादो हो भैया, हम तो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सदैव एक ही मानसिक स्थिति में रहना। चलो 24वें प्रश्न का आंसर करना भाई।
24वें प्रश्न का आंसर करना है, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं भाई? चलो बताओ, समुद्र में लगने वाली आग। यहां से प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ठीक है। क्या होता है, तो कई बार प्रश्न पूछा गया, कई बार आपसे दावा अग्नि पूछा जाता है, कभी आपसे जठरा अग्नि पूछा जाता है, कभी आपसे बड़वा अग्नि पूछा जाता है। क्या होगा, तो देखो समुद्र में लगने वाली जो आग है वो होती है कौन सी? बड़वा अग्नि होती है। कौन सी होती है? बड़वा अग्नि होती है। अगर आपसे पूछे पेट में जो भूख की वजह से जो आग लगी होती है, कई बार कहते हो ना कितनी भूख लगी है, लग रहा है पेट में आग लगी है भाई, एकदम चूहे कूद रहे हैं, तो पेट की जो अग्नि होती है उसको क्या कहते हैं? जठरा अग्नि कहते हैं। और जो जंगल में आग लगती है उसको क्या कहते हैं? उसको दावा अग्नि कहते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बड़वा अग्नि होगा। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। 25वें प्रश्न का आंसर करना, जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइएगा। जिसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अलभ्य होगा, दुर्लभ होगा, दुष्प्रेय होगा या फिर दुष्कर होगा। जिसको प्राप्त ना किया जा सके तो बताना क्या हो जाएगा भाई? जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अलभ्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अलभ्य हो जाएगा। ऑप्शन ए जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। तो ये हम लोगों ने 25 प्रश्न किए। अब आगे हम लोग अगले 25 प्रश्नों को करने वाले हैं। चलो तो फिर से एक बार देखते हैं पहले प्रश्न का, फिर से एक बार आप सभी लोग आंसर करना कि 1540 ईस्वी में किस युद्ध के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाता है? कौन सा युद्ध हो जाएगा जिसके बाद क्या होंगे? हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ता है। तो चौसा का युद्ध, दौरा का युद्ध, सूरजगढ़ का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध? कौन सा युद्ध है 1540 में होगा? पहले प्रश्न का एक बार फिर से आंसर करो। 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को फिर से एक बार हम लोग करने वाले हैं। कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करेंगे तो 50 प्रश्नों को हम लोग करेंगे, ठीक है। कितने? 50 प्रश्नों को करेंगे। बताइएगा पहले प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? कन्नौज हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? तो कन्नौज का युद्ध ये 1540 में होता है हुमायूं और शेरशाह के बीच में। और इस युद्ध में जो शेरशाह है वो क्या करेंगे? हुमायूं को हरा देंगे और फिर हुमायूं को अपना घर परिवार छोड़ करके भारत से बाहर भागना पड़ेगा। तो ऑप्शन यहां पर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कन्नौज का युद्ध, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। फिर से अगले प्रश्न का आंसर करना, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय कहां गुजारे थे? दूसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना भाई। चंद्रगुप्त मौर्य जो है तो इन्होंने अपना अंतिम समय कहां गुजारा था? देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये अपने अंतिम समय में क्या करते हैं? जैन बन जाते हैं, ठीक है। क्या बन जाते हैं? जैन भिक्षु बन जाते हैं। और किसके साथ? और ध्यान रखना ये भद्रबाहु के साथ, ठीक है। किसके साथ? तो भद्रबाहु के साथ ये चले जाते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में कहां पर? श्रवणबेलगोला में। और यहीं पर ये अपने जीवन के अंतिम दिन गुजारते हैं, ठीक है। कहां पर? तो श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। चलिए बताइएगा, तो कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एकमात्र संस्था कौन सी है? देखो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है, तो कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख जो आवश्यकता है इनकी पूर्ति करने के लिए एकमात्र संस्था कौन सी है? आरबीआई है, नाबार्ड है, सिडबी है या फिर वित्त मंत्रालय? तो कौन सी एक संस्था है जो कृषि क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की क्रियाओं को पूरा करेगी? तीसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर हमारे कौन हो जाएंगे? ऑप्शन हो जाएगा बी, नाबार्ड हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 1982 में हुई है, ठीक है। कब हुई है? तो नाबार्ड की स्थापना भी याद रखना 1982 में हुई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न का सभी लोग आंसर करना भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? व्यापार की दृष्टि से पूछा जा रहा है कौन सा महासागर सबसे व्यस्त होगा। चौथे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? हमारे अटलांटिक महासागर हो जाएंगे,
ठीक है। कौन सा? तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा एस के आकार की आकृति बनाने वाला महासागर है। कौन सा? तो यही अटलांटिक महासागर जो है ये एस के आकार की आकृति बनाता है। इसको अंध महासागर भी कहा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं? अंध महासागर भी कहा जाता है। और सबसे ज्यादा व्यस्त जो महासागर है ये आपका अटलांटिक महासागर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, ठीक है। पांचवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। केरल की नीरू घाटी की बात करेंगे तो केरल में नीरू घाटी है, एक बात तो ये याद रखिएगा। और ये जो नीरू घाटी है इसमें किस प्रकार के वन आपको देखने को मिलेंगे? केरल में नीरू घाटी है और नीरू घाटी का जो वन है वो किस प्रकार के वन का उदाहरण है? पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, अल्पाइन शंकुधारी वन या फिर मैंग्रोव वन। पांचवें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। चलो तो जल्दी से सारे लोग बताओ क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2023 की बात करेंगे। 2023 में पेट के एग्जाम को एकदम गर्दा गर्दा कर दिया जाएगा, एकदम भयंकर वाली तैयारी करनी है। इतने प्रश्नों को रिवाइज कर लेना है कि एग्जामिनर भी सोचे कहां से प्रश्न बनाया जाए, ठीक है। तो पांचवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो, क्या हो जाएगा? केरल की नीरू घाटी की बात करेंगे तो किस प्रकार के वन? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कौन से? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आपको देखने को मिलेंगे नीरू घाटी में। ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहां पर आपका बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? तो कौन ऐसा है, जल्दी से सारे लोग बताना कि कौन ऐसा है जिसकी अनुमति के बिना सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? संसद होगा, प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा या फिर उच्चतम न्यायालय होगा। तो किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? छठवें प्रश्न का क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर करते चलो भाई। और जितने लोग बाद में जुड़े हो, ठीक है, जितने लोग बाद में जुड़े हो, बार बार वही चीज कहना पड़ता है कि सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, है ना, ठीक है। ये सारी चीजें तो आप लोगों को खुद कर देनी चाहिए भाई, ठीक है। आप लोगों को एक ही सेशन को 10-10 बार जो है शेयर कर देना चाहिए। हाँ, ये बात हो रहा है कि सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना, ठीक है, 10 बार सब्सक्राइब मत करना, सब्सक्राइब एक ही बार करो। हाँ, लाइक शेयर जरूर जो है, ठीक है, शेयर जो है वो 10-12 बार कर दो। तो क्या हो जाएगा? तो किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, संसद हो जाएगा। संसद स्वीकृति देगी तभी कोई सरकारी खर्च किया जा सकता है, इसकी अनुमति के बिना नहीं हो सकता। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। अंतरराज्य परिषद का गठन करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कौन है ऐसा है जो क्या करेगा? जो अंतरराज्य परिषद का गठन करेगा। संसद करेगी, राष्ट्रपति करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे। सातवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलो जल्दी से बताओ भाई, सातवें प्रश्न का आंसर करना। अंतरराज्य परिषद, सबसे पहले तो ध्यान रखना कि अंतरराज्य जो परिषद है इसका उल्लेख कहां पर है? तो आर्टिकल 263 में, अनुच्छेद 263 में अंतरराज्य परिषद का गठन किया जाता है। और कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन हमारा बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आठवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए बताइएगा, तो अगर हम लोग बात करें आधे से अधिक लोकसभा के जो सदस्य हैं, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ा सा छोटा दिखेगा लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लो भाई, है ना, थोड़ा सा मैनेज कर लो। देखना है कि आपकी आंखें कितनी तेज हैं, ठीक है, आपकी आंखें कितनी तेज है। तो थोड़ा सा आई टेस्ट भी आपका हो जाएगा। तो बताना क्या हो जाएगा? अगर हम लोग बात करें आधे से अधिक लोकसभा सदस्य अगर ये कह दे कि उन्हें मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं है तो क्या करना होगा? तो देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को क्या करना होगा? अपना पद छोड़ना होगा, ठीक है। संघीय मंत्री परिषद क्या होती है? लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करती है। क्या करती है? तो लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करती है। और अगर लोकसभा ये कह दे कि भाई हमें यहाँ पर विश्वास नहीं है तो क्या होगा? तो प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना, बाकी छोड़ो बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। कौन सा आंदोलन है जिसमें हिंदू और मुस्लिमों ने दोनों ने बड़ी संख्या में समर्थन दिया था, दोनों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था? कौन सा आंदोलन है जिसमें क्या होगा? जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने क्या किया है? बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, दोनों ने अपनी भागीदारी, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। कौन सा आंदोलन होगा? चंपारण सत्याग्रह,
असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। 9वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, कौन सा आंदोलन हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो ये पहला आंदोलन है जिसमें क्या होगा, जिसमें हिंदू और मुस्लिम ये दोनों लोग मिल करके क्या करेंगे, दोनों लोग मिल करके अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे, विद्रोह करेंगे और दोनों वर्गों का जो है समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त होगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, असहयोग आंदोलन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का आंसर करना भाई। दिल्ली में अगर हम लोग बात करेंगे तो लौह स्तंभ जो है, दिल्ली में आप जाओगे, दिल्ली अगर दिल्ली में आप कहाँ जाते हो, दिल्ली में अगर आप लाल किले के पास जाते हो तो आपको क्या होगा, लौह स्तंभ देखने को मिलेगा। तो इस लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएंगे जिन्होंने दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण कराया। 10वें प्रश्न का आंसर करो भाई, ऐबक होंगे, खिलजी होंगे, फिरोज शाह तुगलक हो गए या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10वें प्रश्न का आंसर करना है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, इनमें से नहीं, कोई नहीं हो जाएगा। कोई नहीं होगा तो फिर कौन होगा, तो ध्यान रखना वो होंगे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय होंगे। ठीक है, कौन होंगे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, जिनको हम लोग किसके नाम से, जिनको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण कराया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, तो यहां पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है आप लोगों को, भारत में किस स्थल से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, तो बताइएगा क्या होगा। ठीक है, तो भारत में किस स्थल से लौह धातु के आपको प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिलेंगे, तक्षशिला से, अतरंजी खेड़ा से, कौशाम्बी से या फिर हस्तिनापुर से। भारत में किस स्थल से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिलेंगे। 11वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अतरंजी खेड़ा। कहां पर है ये, तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है और यहां से लोहे के प्रयोग के सबसे प्राचीनतम प्रमाण आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर करना, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की है। ठीक है, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता की बात की जा रही है, बताना क्या हो जाएगा। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने की है, मैडम क्यूरी ने की है, हेनरी बैकुरल ने की है या फिर एनरिको फर्मी ने की है। ठीक है, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता की बात करेंगे, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन यहां पर हमारा सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हेनरी बैकुरल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हेनरी बैकुरल ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता की खोज की है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करना, राम ने कहा गाड़ी पलट गई है, कौन सा वाक्य होगा, बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम ने कहा है गाड़ी पलट गई है, तो सरल वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा या फिर द्वित्व वाक्य होगा। राम ने कहा गाड़ी पलट गई है, तो बताइएगा कौन सा वाक्य हो जाएगा। 13वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। राम ने कहा है गाड़ी पलट गई है, तो ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। ठीक है, क्या होगा, तो अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, ये आप लोगों को बताना है। बताइएगा, अति होगा, आ होगा, अत होगा, अत्यु होगा। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। उपसर्ग क्या होता है भाई, तो उपसर्ग आपको पता है किसी भी शब्द में क्या होता है, आगे की तरफ लगता है। ठीक है, क्या होता है, तो आगे किसी शब्द में क्या हो जाता है, आगे की तरफ लग करके एक नया शब्द बना देता है, तो ये होता है उपसर्ग। अत्याचार में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अति जो है ये उपसर्ग है। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 15वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग भाई। स्वांग कौन सी एक प्रसिद्ध कला है, तो स्वांग आपने सुना होगा भाई, तो बताना, अगर सुने हो तो भी बताओ, अगर नहीं सुने हो तो भी बताओ। स्वांग जो है ये एक प्रसिद्ध कला है, क्या है भाई, नृत्य की है, संगीत की है, चित्रकारी की है या फिर कढ़ाई की है। तो स्वांग जो है ये किस चीज की प्रसिद्ध कला है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वांग की अगर हम लोग बात करेंगे तो नृत्य कला है। ठीक है, क्या है, तो नृत्य कला है, किस राज्य की है, तो राजस्थान राज्य की है। ठीक है, किस राज्य की है, तो राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहां पर आपको स्वांग नृत्य देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर करना भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय
भारतीय कौन है भाई, ठीक है, कौन है जिनको क्या किया गया, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए। सीवी रमन, चंद्रशेखर, वेंकट रमन रामाकृष्ण या फिर हरगोविंद खुराना क्या हो जाएंगे भाई। अगर हम लोग बात करेंगे भौतिकी का नोबेल पाने वाले पहले भारतीय, सीवी रमन हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1930 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1930 में, ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा भाई, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीएडी किसका सूचक है, सीएडी का फुल फॉर्म बताना भाई। तो सीएडी का फुल फॉर्म बताना है कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिकोड, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड या फिर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें प्रश्न का आंसर करना, सीएडी का फुल फॉर्म बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है भाई, इतनी बात। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन है, बताइएगा भाई। प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी, मालगुडी डेज, इसके लेखक कौन होंगे। तो वी.एस. नायपाल, दीपक चोपड़ा, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर आर.के. नारायणन, ठीक है। क्या हो जाएगा 18वें प्रश्न का आंसर करना, प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन है। 18वें प्रश्न की बात करेंगे, फटाफट आंसर करते चलो मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा आर.के. नारायणन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी आर.के. नारायणन हो जाएगा, ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वें प्रश्न का आंसर करना, विश्वनाथन आनंद व पेंटाला हरिकृष्ण किस खेल से संबंधित है भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखो विश्वनाथन आनंद की बात करेंगे और पेंटाला हरिकृष्णा की बात करेंगे, किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट से, कबड्डी से, शतरंज से, बास्केटबॉल से। 19वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो विश्वनाथन आनंद की बात करेंगे व पेंटाला हरिकृष्णा की बात करेंगे, तो ये किससे संबंधित है। 19वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा, शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, शतरंज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना भाई। सेशन, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो, शानदार लग रहा हो, तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दो। दिल खोल करके सेशन को लाइक करो, दिल खोल करके सेशन को शेयर करो भाई। क्या हो जाएगा, तो इनमें से किसे सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से किसको जानेंगे, सैन फ्रांसिस्को को जानेंगे, रोम को जानेंगे, सिंगापुर को जानेंगे या फिर ओसाका को जानेंगे। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से किसको जानते हैं। क्या हो जाएगा भाई 20वें प्रश्न का आंसर करते चलो। बिल्कुल बहुत अच्छे आंसर आने शुरू हो गए हैं और बहुत अच्छे, जितने लोग ऑप्शन क्या कर रहे हो, ऑप्शन ए करोगे बिल्कुल करेक्ट जाओगे। सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, अमेरिका में है और सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। 21वें प्रश्न का आंसर करना है, ठीक है। 21वां प्रश्न देखो आपके सामने है, जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। जो कठिनाई से क्या किया जा सके, जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, दुर्भेदय होगा, अभेदय होगा, भेदनीय होगा या फिर भेद्य होगा। जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके, 21वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्भेदय हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 22वें प्रश्न का आंसर करना है, आदि से अंत तक वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। आदि से अंत तक वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। चलो जल्दी से सारे लोग बताओ भाई क्या होगा। तो आद्यंत होगा, उपरांत होगा, अधोपंत होगा या फिर समाप्त होगा। आदि से अंत तक के लिए बताना है तो एक होता है आपका क्या, आद्यंत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आद्यंत, आदि से लेकर के अंत तक आद्यंत, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23वें प्रश्न का आंसर करना है भाई, ठीक है। लौकिक का विलोम क्या होगा, ठीक है, जल्दी से सारे लोग बताना। तो लौकिक का जो विलोम क्या हो जाएगा, जल्दी से सारे लोग बताओ भाई। तो लौकिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो लौकिक का विलोम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो परलोक नहीं होगा, ठीक है। पारलौकिक होता तो एक बार सोचा जा सकता है, लेकिन यहाँ परलोक है तो परलोक नहीं होगा। अगर कोई ऑप्शन ए कर रहा है तो गलत है, एलोक कर रहा है तो भी गलत है। अलौकिक,
लौकिक का विलोम क्या हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अलौकिक हो जाएगा। ऑप्शन यहां पर सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। 24वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो भाई। जंगल का पर्यायवाची क्या होगा, जंगल का पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा गया है, बताना जंगल का पर्यायवाची क्या होगा। बिटप होगा, आनन होगा, कानन होगा या फिर वृक्ष होगा। जंगल का पर्यायवाची क्या होगा, तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कानन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कानन हो जाएगा। और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे, ये हमारा 25वां मतलब कि 50वां प्रश्न है। ठीक है, पवित्र का समानार्थी शब्द क्या होगा, पवित्र का समानार्थी शब्द। ठीक है, पवित्र का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो बताइएगा। पवन होगा, पावन होगा, पावस होगा, पयस होगा। पवित्र का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन बी होगा, पावन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पावन हो जाएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। हम लोगों ने फटाफट 50 क्वेश्चंस को किया है। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, प्रश्न आपको शानदार जानदार लगा होगा। तो सेशन को एक बार लाइक कर दो, जितने लोग जुड़े हो, जितने लोगों ने अभी तक अपना लाइक बचा करके रखा है तो उसको दिल खोल करके खर्च करो भाई, लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। और जितने लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो देखो यहाँ पर मैं नंबर दे दे रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर डेली आपको एक टेस्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन जो है, सॉरी नोटिफिकेशन नहीं, उनके PDF जो है वो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।